नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं 2013 के यूपी टेट के पेपर 1 के बारे में। और हम आज इस पेपर में पढ़ेंगे सीडीपी के क्वेश्चन लाए हैं हम आपके लिए। तो 2013 का जो यूपी टेट का आपका पेपर हुआ है पेपर 1, इसके सीडीपी के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने मुद्दे पर आते हैं और क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो था आपका बाल विकास का पहला क्वेश्चन था, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में किसका है? यानी कि जो इमोशन होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं, वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो ये कथन किसने दिया था? तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट याद करने वाला है, इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। तो इसका आंसर है आपका वुडवर्थ। संवेग के लिए अंग्रेजी का शब्द है इमोशन, जिसकी उत्पत्ति इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। इस दशा में हमारा बाह्य और आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। शैक्षिक शिक्षा में मूल्यांकन का अर्थ है, यानी कि जो आपकी शैक्षिक शिक्षा होती है उसमें इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? तो उसमें मतलब होता है छात्रों की प्रगति का आकलन करना, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। अब चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इन चारों ऑप्शन में आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन छानना है। तो ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना, ये इसका आपका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ पे इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। मूल्यांकन यह निर्धारित करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है कि विद्यार्थियों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन है। ठीक है, तो यानी कि आपको उनकी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन को यहाँ पर इवेल्यूएट करना है अगर शैक्षिक विकास की बात आएगी तो। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। किस चीज़ के प्रति कठोर होंगे? अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। जीवन शैली नहीं होने का इसका आंसर, वास्तविकता नहीं होने का, सांप्रत्य नहीं होने का। क्यों होगा? पूर्वग्रह का तात्पर्य किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से ही बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना होता है। इस प्रकार पूर्वग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदीपेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई थी। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और जिन्होंने अपने डीएलएड कोर्स में अच्छे से पढ़ाई की होगी तो उनको इसका आंसर इजीली पता होगा कि इसका आंसर प्याज है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता होता है। तो ये इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी और उनकी एज भी बताई थी। तो ये हमारे 4th क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पर। हमारा 5th क्वेश्चन है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? यानी कि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो आपकी गुड नहीं है, यानी कि अच्छी नहीं है। तो ऐसे कौन से गुण है ये बताएंगे कि आपका जो मेंटली है, आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, आपको ये बताएंगे। तो कौन सा हो जाएगा? नियमित जीवन और संवेगात्मक परिपक्वता, ये नहीं होगा, ये तो मैच्योरिटी की बात कर रहा है एक तरह से। आत्मविश्वास, सहनशीलता, ये भी नहीं, ये भी मैच्योरिटी की बात कर रहा है। बहुत विनीत और सौम्य से सीमित, यानी कि आप लिमिटेड हो गए। इसको देखते हैं। वास्तविकता की स्वीकृति एवं सौम्य मूल्यांकन की योग्यता, ये भी मैच्योरिटी की बात कर रहा है। तो सबसे जो कम क्या कहते हैं, इन चारों ऑप्शन में जो सबसे कम महत्व का लग रहा है वो तीसरा लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? यानी कि आपकी आनुवंशिकता से नहीं होती है, वातावरण से नहीं होती है, शिक्षण से नहीं होती, राष्ट्रीयता। तो इसका आंसर केवल राष्ट्रीयता होगा। आपका एनवायरनमेंट भी आपकी अधिगम क्षमता को प्रभावित करेगा। आपका जो आनुवंशिक बायोलॉजिकल जो आप है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, उस तरह की लर्निंग आप, मतलब वो चीज़ आप पे भी इफेक्ट डालेगी
कि उनके मानसिक स्तर कैसा है, तो उस हिसाब से आपका भी मानसिक स्तर होगा। और आपका शिक्षण प्रशिक्षण, आपको शिक्षण प्रशिक्षण दे रहे हैं टीचर, वो किस तरह के हैं, वो किस तरह सिखा रहे हैं आपको, किस लेवल के हैं वे। अगर अच्छे होंगे तो आप भी अच्छा सीख पाओगे, अगर वो भी खुद ऐसी हैं तो नहीं सीख पाओगे ज़्यादा। तो ये हो गया अनुवांशिकता हो गए, वातावरण हो गया, प्रशिक्षण शिक्षण हो गया, समायोजन की क्षमता है। ठीक है, राष्ट्रीयता इसका कोई एक कारक नहीं है अनुवांशिकता का। बात करते हैं अपने 7 क्वेश्चन की। तो हमारा 7 क्वेश्चन कह रहा है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। यानी कि आप अगर बाल विकास, ठीक है, यानी कि आप अवार्ड को महत्व नहीं दे रहे, तो कौन थे, गुथरी ने नहीं दिया। थॉर्नडाइक नहीं होंगे, पॉपलॉव नहीं होंगे, स्किनर नहीं होंगे, तो इनका नाम है गुथरी। तो गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया है। पूछ लेता है कभी कभी आपके एग्जाम में कि समीपता का सिद्धांत किसने दिया, तो गुथरी ने दिया है। उसके अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य अनुबंध पुनर्वलन पुरस्कार के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होती है, जबकि थॉर्नडाइक, पावलोव एवं स्किनर ने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को एक महत्वपूर्ण कारक माना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। तो अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या फिर पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कूल का बस्ता। तो अधिगम एक प्रक्रिया है जिससे व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अधिगम को तीव्र करने में अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार सहायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि स्कूल का बस्ता शिशु के अधिगम में सहायता नहीं करता है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। बात चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सम केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक की अवस्था या फिर किशोरावस्था की। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन होगा क्वेश्चन आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 से 6 साल तक की जो अवस्था होती है आपकी, वो आपको सेल्फ सेंट्रिक बना के रखती है। ठीक है, आप इस एज में क्या करते हो, किसी और दूसरों को जो भी विचार हैं या फिर किसी और दूसरे के विचारों को आप अपने ऊपर नहीं थोपते, केवल आप अपने विचारों को दूसरों के ऊपर थोपने की आप कोशिश करते हो। तो आप सेल्फ सेंट्रिक होते हो यहाँ पे 3 से 6 साल की अवस्था में। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ये किस चीज़ से संबंधित है, तो ये होगा आपका उत्तर बाल्यावस्था से। ठीक है, माँ बाप के साये से आप बाहर निकल गए हो और अपने जो सहपाठी हैं, जो आपके एज के लोग हैं, उनके साथ रहना आप ज़्यादा पसंद करते हो। तो किशोरावस्था में ये नहीं होने का, ये नहीं होने का, ये नहीं होगा, आपका होगा ये वाली अवस्था जब 9 से 12 साल की उम्र होती। ठीक है, जब आप धीरे धीरे बाल्यावस्था से थोड़े से बड़े हो रहे हो तो और किशोरावस्था की ओर प्रवेश कर रहे हो तो तब। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए, किशोरावस्था से। ठीक है, आपकी जो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए आपकी किशोरावस्था से। प्रौढ़ावस्था तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था आपके बचपन का है, पूर्व बाल्यावस्था तो ये नहीं, तो आपको किशोरावस्था से। ठीक है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक को नई समस्या एवं संवेगों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है तथा मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है जहां उसे संतुष्टि का अनुभव हो सके। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, यानी कि आपका लर्निंग का जो प्राथमिक बेसिक प्राइमरी जो मूलभूत फंडामेंटल लॉज है वो किस चीज़ से संबंधित है, आपके अभ्यास से, आपके परिणाम की अपेक्षा से, आपकी प्रशंसा से या आपकी तत्परता से, कि आप उस चीज़ पे कितने लगन से सीख रहे हो, तो आपकी तत्परता से। ठीक है, प्रशंसा से आप थोड़ी बहुत देर के लिए मोटिवेट हो जाओगे लेकिन ज़्यादा नहीं होगे। ठीक है,
सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। तो हमारा अगर इन ऑप्शन में से कोई सा भी आए और सीखने के नियम के प्राथमिक मूलभूत नियम पूछने लगे तो आपको ध्यान देना है ऑप्शन में ये इन तीनों में से कोई ना कोई होना चाहिए। तो यहाँ पर तत्परता का नियम था, तो तत्परता इसका आंसर हो जाएगा। और ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन से? अनुकरण, प्रशंसा, निंदा, प्रतियोगिता और ये सभी सारे हैं। जब आपकी कोई प्रशंसा करता है तो आप मोटिवेट हो जाते हो, भले ही थोड़ी देर के लिए हो तो, लेकिन आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है कि हाँ मेरी इसने प्रशंसा की है। और जब आपकी कोई निंदा करता है किसी काम के लिए तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो, उस काम के प्रति आपके मन में घृणा पैदा हो जाती है। अनुकरण, जब आप किसी को देखते हो, ठीक है, और उसको देख के वो काम सीख रहे होते तो आपको सीखने को प्रभावित करता है वो भी। प्रतियोगिता में भी ये रहता है, इस प्रतिस्पर्धा होती है कि हमें इससे आगे निकलना है, हमें इससे आगे निकलना, तो आप कॉम्पीट करते हो एक दूसरे से, तो वहां पे आप सीखने से प्रभावित होते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? प्रेरणा यानी कि आपके मोटिवेशन को, तो किसमें? बालक की व्यक्तित्व का आदरता, पुरस्कार एवं दंड, प्रसन्नता या भत्सना, तो ऑल होगा इसका आंसर, ठीक है। जहां तक है मेरी राय में इसका आंसर ऑल होना चाहिए और इसका आंसर ऑल है, ठीक है, यानी कि सारा। प्रेरणा आवश्यकता जनित होती है जो बालक को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करती है। यह अभिप्रेरणा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, भत्सना और व्यतिकता का आदर आदि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते? कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए यानी लर्निंग के लिए आपको मोटिवेट करना है, करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं, ठीक है। आपको किस ऐसी मेथड है या किस ऐसी चीज का यूज नहीं करना चाहिए जो गलत हो, ठीक है। तो छात्रों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना या फिर गतिविधि आधारित शिक्षण विधियों का अनुप्रयोग करना। तो आपको ये वाली जो है मेथड ये यूज नहीं करना। आपने ज़्यादा प्रशंसा नहीं करनी, थोड़ी बहुत करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये सही नहीं है, ये आपको यूज नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? तो बुद्धि और सृजनात्मकता ये आपके धनात्मक होते हैं, ठीक है। नेगेटिव भी नहीं होता, शून्य भी नहीं होता, ये सभी नहीं होता। बुद्धि एवं सृजनात्मकता दो अलग अलग घटक होते हैं, फिर भी इन दोनों घटकों को धनात्मक संबंधों के द्वारा जोड़ा जाता है। बुद्धि का स्तर बढ़ने पर सृजनात्मकता में वृद्धि होती है तथा बुद्धि घटने पर सृजनात्मकता में कमी आती है। तो आपके जो क्रिएटिविटी है वो आपके पॉजिटिविटी, आपके माइंड कितना पॉजिटिव है, कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर आप की बुद्धि नेगेटिव सोच रही है तो आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो सारी चिंतन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी इसलिए कहते हैं कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एक क्या कहते हैं क्रिएटिव माइंड जनरेट होता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए? नहीं। शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना चाहिए? ये हो सकता है। छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना चाहिए? नहीं। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना चाहिए? नहीं। इसका आंसर सबसे बेस्ट ये है। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे सीटीपी में जो आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये वाला होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं संरक्षित, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। ना तो ये होता, ना ये होता, ना ये होता, ये होता है इसका मूल प्रवृत्त्यात्मक। 0 से 6 तक की अवस्था बालक की शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु अपने मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है, जैसे गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति देता है तथा खुशी होने पर उसकी अभिव्यक्ति हंसी द्वारा होती है। अतः शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे।
जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित होना करना चाहिए। समेकित यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि नहीं, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं। इसका आंसर केवल हो जाएगा। यानी कि जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं, जैसे कुछ बच्चे विकलांग होते हैं और कुछ बच्चे क्या कहते हैं ब्लाइंड होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा कम सुनते हैं, तो आपको उनकी आवश्यकता को ध्यान रखना है और उस हिसाब से अपना टीचिंग का जो भी है प्रोसेस वो करना है। ठीक है, आपको सामान्य बच्चे की तरह सोच के उनको पढ़ाना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। यानी कि समायोजन नहीं कर पाते वो। औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे नहीं, अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। इसका आंसर होगा ये। जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं वो समायोजित नहीं कर पाते क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों से बहुत ज़्यादा तेज चलते हैं। और जो मंद बुद्धि होते हैं वे भी समायोजित नहीं कर पाते क्योंकि वे बच्चे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनकी तरह नहीं सोच पाते, उतना तेज नहीं सोच पाते। ठीक है, तो इन दोनों बच्चों को दिक्कत होती है समायोजन करने में। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय की स्पष्टता को बढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए या फिर उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। ना तो ये होगा इसका आंसर, ना ये होगा, ना ये होगा। सबसे बेस्ट आंसर इसका ही है। आपको कुछ क्वेश्चनों के आंसर पढ़ते ही पता चल जाएंगे। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो शायद आपको दिक्कत हो, लेकिन अगर आपने बेसिक्स फंडामेंटल लॉज पढ़ रखे हैं सीडीपी के तो आप इजीली कवर कर लोगे, इतना कोई टफ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। यदि कोई अपनी कक्षा का कोई विद्यार्थी है, यानी कि कोई टीचर है, उसे अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की जो प्रवृत्ति है, ठीक है, उसे बदलना चाहता है, यानी कि कोई शैतान बच्चा है, उसको एक अच्छे बच्चे में कन्वर्ट करना है, यानी कि सीखने वाला बनाना है, अनुशासन में रहने वाला बनाना है, आज्ञा को सुनने वाला बनाना है, तो उसे क्या करना होगा। विद्यार्थी के साथ कड़ाई के साथ पेश आना होगा, नहीं, गलत है। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, नहीं। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, ठीक बात है। तो वो बच्चा जिस तरह के बच्चों के साथ रह रहा है, जिस संगत में रह रहा है, तो उस संगत में रहने वाले सभी बच्चों के साथ एक अच्छा व्यवहार करना होगा, उन्हें अच्छी सीख देनी होगी और सभी बच्चों पे काम करना होगा टीचर को। ठीक है, तभी उस ग्रुप के सारे बच्चे सुधर पाएंगे। पढ़ने के लिए प्रेरित करना नहीं, इससे तो कभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। कह रहा है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का से है, उद्दीपन का डैश से है। तो विकास का संबंध परिपक्वता से है, यानी कि विकास प्रोपोर्शनल टू परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी। और उद्दीपन का मतलब क्या हो जाएगा, उद्दीपन हो जाएगा आपका परिणाम से। ना तो परिवर्तन होगा, ना प्रतिक्रिया होगा, ना प्रयास होगा, परिणाम। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये समझने वाले नहीं है। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी तो तभी आप इनकी आंसर दे पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। किस चीज में जाने जाते हैं, तो ज्ञानात्मक विकास के, सामाजिक विकास के लिए नहीं जाने जाते, नैतिक विकास के लिए नहीं जाने जाते, भाषा विकास के लिए भी नहीं जाने जाते। तो ये जाने जाते हैं आपके ज्ञानात्मक विकास के लिए। और इन्होंने ज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया है। एक तो हो गया संवेदनात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक। इसकी एज होती 0 से 2 साल, इसकी एज होती 2 से 7 साल, इसकी एज होती 7 से 11 और इसकी होती 11 से 15 साल।
क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन सत्य है। यहाँ पर नाम नहीं पूछ रखा कि किसने बताया यह कथन, ये पूछ रहा है कि सत्य है या आंशिक रूप से सत्य है। तो ये कथन सत्य है। ठीक है, ये कथन क्या है? सत्य है कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। सीख बात है। आपने भी अपने लाइफ में देखा होगा, जब आप किसी से मिलते हो तो आप एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हो और एक सोशल ग्रुप बना लेते हो अपना। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है तो आपको पता है किसका ध्यान रखना चाहिए शिक्षण प्रक्रिया में? शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को अपना मतलब शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक किसके लिए शिक्षण कर रहा है? छात्र के लिए कर रहा है। तो किसका ध्यान रखेगा वो? प्रायोरिटी उसकी विद्यार्थी होगा, ना गृह कार्य होगा, ना अनुशासन होगा, ना विषय की कठिनता का स्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। आंतरिक यानी कि इंटरनली मोटिवेट कर रहे हो, और इंटरनल मोटिवेट जब आप करते हो तो वो बहुत टाइम तक रहता है, ये तो टेम्परेरी रहेगा। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर आनंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं, ये भी टेम्परेरी रहेगा। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं, टेम्परेरी रहेगा। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। ठीक बात है, ये ज्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलेंगे और उसके बाद फिर 2 क्वेश्चन और बचेंगे और आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, बच्चों में सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का? ना तो इसका, ना इसका, ना दिनचर्या का, आपका खेल का होगा। सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं तो सामाजिक विकास का जो सबसे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे वो खेलने से पड़ता है। ठीक है, खेल में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे एक साथ खेलते हैं तो उनके साथ सहयोगात्मक जो है उनके अंदर संचार बढ़ता है, सहयोगात्मक, और सोशली भी इम्पैक्ट पड़ता है उन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व का, सृजनात्मकता का, बुद्धि का, या फिर अभिव्यक्ति का? तो इसका आंसर होगा बुद्धि का। तो भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है वो बुद्धि के लिए था। किस चीज के लिए था? बुद्धि के लिए। ठीक है, तो वो था बुद्धि के लिए था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये। कोलबर का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कोलबर का जो विकास का सिद्धांत है वो आपका नैतिक विकास के सिद्धांत है। ना तो भाषा का है, ना संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, ना ही सामाजिक विकास है। तो क्या कह रहे हैं, कोलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के उम्र के बच्चों के व्यवहार का विश्लेषण किया था तथा जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिमार्जित किया। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख स्तर माना जो निम्न है: पूर्व परंपरागत स्तर यानी कि प्राग रूढ़िगत स्तर, परंपरागत स्तर, रूढ़िगत नैतिक स्तर, और उत्तर रूढ़िगत स्तर यानी कि उत्तर परंपरागत स्तर। तो ये थे आपके सीडीपी 2013 यूपी टेट का पेपर फर्स्ट के 30 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे 2014 के पेपर के बारे में। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे अपने नए क्वेश्चन पेपर में। धन्यवाद।